नमस्कार सर। अपील नंबर 57/2019 में मैं अपने पिता स्वर्गीय पिता डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा द्वारा नियुक्त लीगल रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर अंकुर शर्मा हूं और मैं यहां पर अपने वर्बल आर्गूमेंट्स सबमिट कर रहा हूं। मेरे वर्बल आर्गूमेंट इस प्रकार से हैं। रिस्पोंडेंट नंबर 1 चाणक्य CGHS सेवा प्रदाताओं ने दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी सेक्शन 70 के अंतर्गत एक अधूरी क्लेम पिटीशन सबमिट की थी और इस क्लेम पिटीशन के साथ कोई शपथ पत्र या कोई वकालतनामा एप्लीकेशन फीस की पे स्लिप संलग्न नहीं की थी। माननीय हाईकोर्ट के 25 अक्टूबर 1986 के गंगाराम बंधेल वर्सेस रश्मि परिहार जजमेंट में स्पष्ट रूप से इस नियम का उल्लेख किया गया है कि कोई भी क्लेम पिटीशन यदि बिना एफिडेविट, बिना वकालतनामा, बिना कोर्ट फीस के अपूर्ण होती है और इस पर पास किया गया ऑर्डर भी गैर कानूनी होता है, वह मान्य नहीं होता। अतः रिस्पोंडेंट नंबर 1 चाणक्य CGHS की इनकम्प्लीट क्लेम पिटीशन पर रिस्पोंडेंट नंबर 2 श्री GS अग्रवाल जी द्वारा पास किया गया ऑर्डर भी गैर कानूनी है। दूसरा पॉइंट ये है, रिस्पोंडेंट नंबर 1 चाणक्य CGHS ने इनकम्प्लीट क्लेम पिटीशन सबमिट करते समय रिस्पोंडेंट नंबर 2 श्री GS अग्रवाल जी के सामने कोई भी ऐसे तथ्य एवं प्रमाण नहीं रखे जिससे यह पता चले कि यह क्लेम पिटीशन टाइम लिमिट में है, जबकि सेक्शन 70 के पार्ट 4 सब रूल 1 ऑफ रूल 84 में इसके स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। इस प्रकार से यह अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण याचिका है और इस अपूर्ण त्रुटिपूर्ण याचिका पर पास किया गया ऑर्डर भी गैर कानूनी है। इसमें उल्लेख करूंगा, ये वर्धमान कोऑपरेटिव एवं अनिल कुमार जैन 27 सितंबर 2012 का हाईकोर्ट का जजमेंट है, जिसमें साफ साफ मेंशन है कि किसी भी फैक्ट्स शोइंग दैट सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट इज नॉट बार्ड बाय लिमिटेशन, यह उन्होंने प्रोसीडर फॉर मेकिंग रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट अंडर सेक्शन 71 ऑफ द एक्ट बताया है, जिसके अंतर्गत सारे फैक्ट्स रिस्पोंडेंट नंबर 1 को बताने होते हैं कि उन्होंने किसी टाइम पीरियड के अंदर उन्होंने क्यों नहीं पहले बताए, कि इतनी डिले क्यों करी। इसी प्रकार रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने चाणक्य CGHS के सेवा प्रदाताओं ने रिस्पोंडेंट नंबर 2 GS अग्रवाल जी के सामने यह कारण भी स्पष्ट नहीं करा कि अपीलकर्ता और रिस्पोंडेंट नंबर 1 चाणक्य CGHS के मध्य डिस्प्यूट वर्ष 2003 से आरंभ हुआ था, तो प्रारंभिक वर्षों में ही क्लेम पिटीशन रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट क्यों नहीं की। लगभग 12 वर्षों के उपरांत क्लेम पिटीशन को सबमिट करने में देरी का क्या कारण रहा या इतनी देरी के पीछे रिस्पोंडेंट नंबर 1 चाणक्य CGHS की क्या मंशा थी, यह इन्होंने GS अग्रवाल जी रिस्पोंडेंट नंबर 2 के सामने स्पष्ट नहीं किया। इसके सपोर्ट में दिल्ली हाईकोर्ट का मिस्टर संजय किशन कौल वर्धमान कोऑपरेटिव सोसाइटी दिनांक 27 सितंबर 2012 का महत्वपूर्ण जजमेंट है कि रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्लेम पिटीशन की स्वीकृति देने से पूर्व लिमिटेशन के बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार से रिस्पोंडेंट नंबर 2 डिप्टी रजिस्ट्रार श्री GS अग्रवाल जी ने सेक्शन 70 में ऑर्डर पास करते समय लिमिटेशन के महत्वपूर्ण बिंदु को पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार से त्रुटिपूर्ण ऑर्डर को अमान्य घोषित किया जाए। रिस्पोंडेंट नंबर 1 चाणक्य CGHS ने रिस्पोंडेंट नंबर 2 श्री GS अग्रवाल जी से चाणक्य सोसाइटी में एक्चुअल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जैसे अकाउंट बुक्स, लेजर, वाउचर, कैश बुक, रिसीट बुक इत्यादि छुपाकर डिप्टी रजिस्ट्रार की कोर्ट को गुमराह किया। रिस्पोंडेंट नंबर 1 चाणक्य CGHS के सेवा प्रदाताओं ने रिस्पोंडेंट नंबर 2 श्री GS अग्रवाल जी की कोर्ट में वह स्टेटमेंट एवं अकाउंट बुक्स प्रस्तुत की जो कि DCT कोर्ट के सामने प्रस्तुत की गई स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट से भिन्न थी। दोनों स्टेटमेंट अकाउंट में दिए गए पर्टिकुलर क्लेम अमाउंट के लिए दिनांक, सीरियल नंबर, वाउचर नंबर बिल्कुल भिन्न है। यह स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स मैनिपुलेटेड है। यह बिंदु बिल्कुल स्पष्ट है कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 चाणक्य CGHS के सेवा प्रदाताओं ने रिस्पोंडेंट नंबर 2 श्री GS अग्रवाल जी के कोर्ट में सही तथ्य एवं सही प्रमाण छुपाए, अविश्वसनीय, अप्रमाणिक, झूठी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के आधार पर झूठे मनगढ़ंत और बढ़ा चढ़ाकर क्लेम पिटीशन को प्रस्तुत किया गया। IPC सेक्शन 415 के अनुसार यह छल द्वारा अपीलकर्ता की संपत्ति अर्जित करने का अपराध है। इस प्रकार से रिस्पोंडेंट नंबर 1 चाणक्य CGHS ने रिस्पोंडेंट नंबर 2 श्री GS अग्रवाल जी की कोर्ट में और अपीलकर्ता को और कोर्ट को दोनों को धोखा दिया। इस प्रकार से फॉल्स, फैब्रिकेटेड और फ्रॉडुलेंट क्लेम पिटीशन के आधार पर सेक्शन 70 में पास किया गया ऑर्डर गैर कानूनी होता है। इसको रद्द किया जाना चाहिए। पेज नंबर 108 में असिस्टेंट रजिस्ट्रार RK कृष्णन ने अपीलकर्ता को सूचित किया था कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 चाणक्य कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के वर्ष 2003 से 2013 तक की ऑडिट रिपोर्ट RCS ऑफिस में नहीं है। जिस रिस्पोंडेंट नंबर 1 चाणक्य को कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी की ऑडिट रिपोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में नहीं थी
अर्थात जिसके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बिना ऑडिट रिपोर्ट के विश्वसनीय नहीं थे, ऐसे अविश्वसनीय स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के आधार पर क्लेम पिटीशन सेक्शन 70 में स्वीकार करना ही गैर कानूनी है। इसमें संलग्न है मेरे स्वर्गीय पिता डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा द्वारा चाणक्य कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां जो अकाउंट से रिलेटेड थी वो पूछी गई थी, जैसे डिटेल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ ऑल फ्लैट ओनर्स, मंथली बेसिस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स कंज्यूम्ड बाय मेंबर्स, फ्लैट ओनर्स, पेमेंट डिटेल्स, अमाउंट at what rate charged by the society against consumption of per unit electricity bill details of Chanakya Cooperative Group Housing Society raised and sent by BSES for the duration from December 2003 to till date, details of electricity units consumed in the common area, copy of audit accounts of Chanakya Cooperative Group Housing Society from December 2003 till date, on what basis maintenance charges are being collected, details of members, details of development fund if any collected, minute books of management committee, details of notices in relation to the election of management committee, total number of members and flat owners of Chanakya CGHS, details of payment received from flat T502, details of demand raised by DDA from Chanakya Cooperative Group Housing Society and ground rent details, property tax details, details of mutation, details of year-wise constitution of management committee, details of year-wise voting in Chanakya Cooperative Group Housing Society, details of property tax collected by the Chanakya Cooperative Group Housing Society from year 2003 onwards 2015। परंतु इनके सभी जवाबों में वर्ष 12 जून 2013 का रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी का रिप्लाई आया, तो उसमें आरसीएस ऑफिस ने बताया श्री आर.एस. कृष्णा ने कि आरटीआई इज नील और ऑडिट रिपोर्ट कुड नॉट बी ट्रेस्ड। वहां पर कोई भी डॉक्यूमेंट्स 2003 से लेकर 2013 तक के लिए आरसीएस ऑफिस के अंदर उपलब्ध नहीं थे। जब ये बात सन 2015 के अंदर डिप्टी रजिस्ट्रार की कोर्ट में के समक्ष रखा गया, उनको पता था कि ऑडिट रिपोर्ट नहीं है और कोई भी अकाउंट्स की जानकारी आरसीएस ऑफिस को भी नहीं है, तो उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स को, क्लेम पिटीशन को विश्वसनीय कैसे माना। अतः इस प्रकार से अविश्वसनीय स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के आधार पर क्लेम पिटीशन सेक्शन 70 में स्वीकार करना ही गैर कानूनी है और इस पर पास किया गया ऑर्डर भी गैर कानूनी है। यह उल्लेखनीय एवं दुखद भी है कि अपीलकर्ता ने रजिस्ट्रार ऑफिस के दोहरे मापदंडों को देखा है। जब रिस्पोंडेंट नंबर 1 चाणक्य सीजीएचएस ने क्लेम पिटीशन सबमिट की थी, तो रिस्पोंडेंट नंबर 2 डिप्टी रजिस्ट्रार श्री जीएस अग्रवाल जी ने रिस्पोंडेंट नंबर 1 को इस तर्क पर यह माना कि यह अपीलकर्ता स्वर्गीय श्री डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा भूतपूर्व मेंबर श्री हर्षण सिंह से फ्लैट D502 खरीदने के पश्चात मेंबर समकक्ष हैं। अतः सेक्शन 70 के अंतर्गत क्लेम पिटीशन सबमिट करके अपीलकर्ता से क्लेम की रिकवरी की जा सकती है। यहाँ पर उन्होंने मेंबर समकक्ष मान लिया क्लेम की रिकवरी के लिए, परंतु अपीलकर्ता स्वर्गीय श्री डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा ने अपने जीवन काल में आरसीएस ऑफिस में आरटीआई के अंतर्गत और डीसीएस सेक्शन 139 के अंतर्गत चाणक्य सीजीएचएस के अकाउंट बुक, जनरल बुक, ऑडिट रिपोर्ट इत्यादि की सूचना मांगी, तो आरसीएस ऑफिस ने अपीलकर्ता स्वर्गीय डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा को यह उत्तर दिया कि अपीलकर्ता मेंबर नहीं है। अतः रिस्पोंडेंट नंबर 1 चाणक्य कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी का कोई हिसाब किताब, अकाउंट बुक्स, वाउचर बुक्स इत्यादि एक नॉन मेंबर नहीं देख सकता। यानी कि इसका अर्थ यह हुआ कि हिसाब नहीं दिखाएंगे। यह उल्लेखनीय है कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 चाणक्य सीजीएचएस के सेवा प्रदाताओं ने और आरसीएस ऑफिस में रिटर्न स्टेटमेंट दिया है कि अपीलकर्ता मेंबर नहीं है। अतः सोसाइटी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड, अकाउंट बुक, जनरल बुक, हिसाब किताब अपीलकर्ता को सोसाइटी नहीं दिखाएगी। यह इसमें उल्लेखनीय है डिप्टी रजिस्ट्रार मिस्टर श्री पी.आर. त्रिपाठी का 12 फरवरी 2021 का जजमेंट, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि स्वर्गीय डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा सोसाइटी के मेंबर नहीं है, इसलिए सोसाइटी के अकाउंट्स, हिसाब किताब से रिलेटेड कोई भी जानकारी उनको नहीं दी जा सकती है। इस प्रकार से रिस्पोंडेंट नंबर 1 चाणक्य सीजीएचएस सेवा प्रदाताओं को जब विभिन्न बिलों का पैसा मांगना होता है, तो वह अपीलकर्ता को मेंबर समकक्ष मान लेते हैं। और यही बात डिप्टी रजिस्ट्रार की कोर्ट पे भी अप्लाई होती है कि जब क्लेम की रिकवरी करनी है, मनगढ़ंत क्लेम की रिकवरी करनी है, तो वो मेंबर समकक्ष मान लेते हैं। और जब हिसाब दिखाने की बात आती है कि हिसाब दिखाओ, तो वह कहते हैं कि अपीलकर्ता मेंबर नहीं है। यह दोहरे मापदंड हैं।
चाणक्य सीजीएचएस के सेवा प्रदाता पैसा मुंह मांगा लेंगे पर कागज नहीं दिखाएंगे। क्लेम पिटीशन को आरसीएस ऑफिस में सबमिट करने पर एक शर्त यह भी है कि सिर्फ मेंबर से ही क्लेम की रिकवरी की जा सकती है और यह मेंबरशिप समाप्त होने या मेंबर की मृत्यु के 3 वर्ष के भीतर ही क्लेम सेटलमेंट कर लेना चाहिए। अपीलकर्ता स्वर्गीय डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा को चाणक्य सीजीएचएस ने मेंबर नहीं माना। डिप्टी रजिस्ट्रार कोर्ट भी हिसाब मांगने के समय पर मेंबर नहीं मानती है। जब वह अपीलकर्ता मेंबर है ही नहीं तो मेंबर की कोई राइट्स एक्सरसाइज कर नहीं सकते, हिसाब पूछ नहीं सकते, तो मेंबर से क्लेम वसूलने तो नॉन मेंबर से क्लेम वसूलने के लिए जो नियम होता है वो नॉन मेंबर पर कैसे लागू हो सकता है। यह तो एक गैर कानूनी प्रक्रिया है और दोहरे मापदंड है डिप्टी रजिस्ट्रार कोर्ट के। रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने अपीलकर्ता स्वर्गीय डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा का मेंटेनेंस की बिल पर कभी भी नाम नहीं लिखा है और आज भी उनके मरणोपरांत भी विभिन्न मेंटेनेंस के बिल्स पर एक्स मेंबर हरशरण सिंह का नाम अंकित किया जाता है और रसीदों पर भी चेक का पेमेंट उनके पुत्र मैं डॉक्टर अंकुर शर्मा करता हूं और मेरा नाम न लिखकर चेक की रिसीविंग पर मिस्टर हरशरण सिंह का नाम लिखा जाता है, जो व्यक्ति सन 2002 में बेचकर जा चुका है। यह मानसिक उत्पीड़न नहीं तो और क्या है। जिस व्यक्ति का वर्ष 2002 में घर हो और उसके घर का बिल किसी और के नाम पर लिखा जाए और 18 वर्षों तक लगातार यह प्रक्रिया हो रही हो, यह न केवल गैर कानूनी है और अनैतिक भी है। और इसकी कल्पना कीजिए कि जिसके साथ यह दुर्व्यवहार होता है उसको कितनी मानसिक पीड़ा हुई होगी। जब अपीलकर्ता स्वर्गीय डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा जीवन भर मेंबर्स से वंचित रहे, कोई सूचना प्राप्त नहीं कर सकते थे, उनके नाम पर मेंटेनेंस के बिल भी जारी नहीं किए जाते थे, तो सिर्फ क्लेम पिटीशन के लिए, केवल क्लेम पिटीशन की रिकवरी के लिए उनको मेंबर समकक्ष क्यों माना डिप्टी रजिस्ट्रार ने। सेक्शन 70 में भी माना जाता है कि अपीलकर्ता स्वर्गीय डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा मेंबर नहीं थे और क्लेम पिटीशन सिर्फ मेंबर पर लागू होती है। अतः दोहरे मापदंडों पर आधारित इस प्रकार के इनवैलिड, इलीगल, फैब्रिकेटेड क्लेम पिटीशन को और फ्रॉडुलेंटली जो प्राप्त किया गया ऑर्डर है उसको रद्द किया जाना चाहिए। मैं एक उल्लेखनीय करूंगा, यहाँ पर ये आरसीएस ऑफिस का ही एक सर्कुलर है और वो भी दिल्ली कोऑपरेटिव ट्रिब्यूनल कोर्ट के आदेश पर है, जिसमें फाइल नंबर 188 RCS डेटेड 9 सितंबर 2015 है, जिसमें साफ स्पष्ट लिखा हुआ है कि हर सोसाइटी को अपनी एक वेबसाइट बनानी जरूरी है और उस वेबसाइट के अंदर मेंबर्स के डिटेल्स, फादर्स नेम, स्पाउस नेम और मैनेजमेंट कमेटी के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनके बारे में उल्लेख होना चाहिए। एनुअल ऑडिट रिपोर्ट होनी चाहिए, एनुअल रिटर्न्स, इलेक्शन की डिटेल्स, मैनेजमेंट कमेटी के मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अंकित होनी चाहिए। जो भी रेजोल्यूशन पास होते हैं उनके बारे में वर्णन करना चाहिए। मैनेजमेंट कमेटी की क्या मीटिंग होती है, पब्लिक नोटिस कौन कौन से हैं और जितनी भी कोई अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो दिल्ली कोऑपरेटिव ट्रिब्यूनल के आदेश पर यहाँ पर वेबसाइट पर अंकित होनी चाहिए। परंतु चाणक्य कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी की कोई भी वेबसाइट हो इस बारे में कोई ज्ञात नहीं है, ना ही किसी प्रकार का यह उल्लेख मिलता है कि उन्होंने अपनी वेबसाइट पर कहीं उल्लेख कर रखा है इन इन्फॉर्मेशन का। अब मैं बात करता हूं एक जजमेंट की, गौरी शंकर वर्सेस जोशी अंबा शंकर फैमिली ट्रस्ट, सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट है। स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस टी सूर्य चंद्र राव 2005। Suppression of a material documents would also amount to a fraud on the court. Fraud is a conduct either by letters or words which induce the other person or authority to take a definite determinative stance as a response to the conduct of the former either by words or letters. It is the settled proposition of the law that a judgment or a decree obtained by playing fraud on the court is a nullity and nonest in the eyes of law. Such a judgment or decree by the first court or by the highest court has to be treated as a nullity by every court, whether superior or inferior. It can be challenged in any court, even in collateral proceedings. Hamza Haji versus State of Kerala, Supreme Court. No court will allow itself to be used as an instrument of fraud, and no court by the application of rules of evidences or procedure can allow its eyes to be closed to the fact that it is being used as an instrument of fraud. और यहाँ पर यही हुआ है। डिप्टी रजिस्ट्रार की कोर्ट के अंदर तथ्यों को छुपाया गया और मैनिपुलेटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स दिखाई गई जिनके वाउचर नंबर, सीरियल नंबर अलग थे। तथ्यों को छुपाकर मैनिपुलेटेड करके
उसको यूज किया गया, डिप्टी रजिस्ट्रार की कोड को यूज किया गया और यहां पर ये फ्रॉड हुआ। और फ्रॉड पर आधारित कोई भी पास ऑर्डर इलीगल होता है। भारत की ये पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध है। सेक्शन 44 ऑफ द एविडेंस एक्ट 1872 के अनुसार भी जजमेंट एंड डिक्री ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड एंड सच डिक्री और जजमेंट इज ए नलिटी एंड ननेस्ट इन द आईज ऑफ लॉ। Procedural justice speaks four principles, often referred as four pillars. Number 1, being fair in process. Number 2, transparent in actions. Number 3, providing opportunity for voice. Being impartial in decision making. परंतु यहाँ पर साफ साफ पार्शियलिटी हुई है। रिकवरी करनी है तो मेंबर समकक्ष माना जाता है। अगर हिसाब की दिखाने की बात आती है तो कहते हैं मेंबर नहीं है। इट इज टोटली पार्शियलिटी। और रही बात थर्ड पिलर की, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर वॉइस, कभी भी किसी कोर्ट ने, डिप्टी रजिस्ट्रार की कोर्ट ने, आर्बिट्रेशन कोर्ट ने डिफिशियंसी ऑफ सर्विस के मैटर को इग्नोर करा। उन्होंने कहीं पर भी इस बात को नहीं कहा, जो कि वायलेशन है आर्टिकल ऑफ 21 राइट टू लाइफ का। फाइलिंग ऑफ फॉल्स क्लेम्स इन कोर्ट्स aiming at striking a blow at the rules of law, and no court can ignore such conduct which has the tendency to shake public confidence in the judicial institution, because the very structure of an ordered life is put at stake. It would be a great public disaster if the fountain of justice is allowed to be poisoned by anyone resorting to filing of false claims. A person whose case is based on falsehood has no right to approach the court. He can be summarily thrown out at any stage of litigation. It is the duty of the judge to discover truth, to do complete justice. It is the duty of the judge to discover truth, to do complete justice, and the entire judicial system has been created only to discern and find out the real truth. और यहाँ पर real truth किसी ने नहीं खोजा। ये डिप्टी रजिस्ट्रार की कोर्ट में बताया गया था कि हम मेरे पिता से, स्वर्गीय पिता से अमाउंट 10,000 रुपए प्रॉपर्टी टैक्स लिया जा रहा है। ये प्रॉपर्टी टैक्स 10,000, जबकि एक्चुअल प्रॉपर्टी टैक्स केवल उस टाइम पर भी और आज भी 2,000 रुपए है। 2,000 रुपए, 2,500 रुपए के आसपास होता है ये लगभग लमसम। और इसकी कई सारी हमारे पास रसीदें हैं जो हमने डायरेक्ट जाके एमसीडी के अंदर जमा कराई। ये 2,000 के अप्रोक्सीमेट। फिर भी उसके बावजूद भी हमारे पास पिछला बकाया 31,945 रुपए का आया, जिसको मेरे पिता ने डायरेक्ट जाके एमसीडी में जमा कराया। और उसके लिए चाणक्य कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी ने एक सर्कुलर भी जारी करा था। ये सर्कुलर डेटेड है 24 मार्च सन 2008 का, जिसमें पिछला बकाया 31,945 मांगा गया। जबकि हमको ये कहा जाता है कि मिस्टर हर्षण सिंह सब कुछ पे करके गए थे, तब भी उन्होंने ये अमाउंट हर्षण सिंह से लेकर एमसीडी डिपार्टमेंट के अंदर जमा नहीं कराया था। तो इस प्रकार से हम दूसरों के भ्रष्टाचार का सजा भुगतते आ रहे हैं। इसी प्रकार मेरे पिता लगातार चेक देते थे, परंतु उन चेकों को लेने के बाद में कोई रसीद उनके नाम से जारी नहीं की जाती थी। और इसके प्रमाण आज भी हैं और पहले भी थे। और इसके प्रमाण इनके खुद के स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट से पता चलते हैं, जिसमें यह साफ लिखा हुआ है चेक इज मिसिंग डेटेड 11 नवंबर 2014, पेज नंबर 232 है और पेज नंबर 196। ये दो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट हैं, जिसमें सन 2015 का एक स्टेटमेंट है जिसमें 5,000 रुपीज मिसिंग है। इसमें कहीं पर भी 5,000 रुपए की एंट्री नहीं है। जबकि ये सन 2014 के अंदर इन्होंने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट अंकित किया था, जो कि पेज नंबर 232 पर है, और इस पर 5,000 रुपीज के चेक की एंट्री है जो मेरे पिता ने दी थी। इस प्रकार से चेकों को कहीं पर दिखाते थे कि कहीं पर जमा है, कहीं नहीं है। ये इनके ही बनाए हुए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है जिनमें वेरिएशन आ रहे हैं। इसी प्रकार से वाटर चार्जेस है 2,822 डेटेड 12 जनवरी 2015 वाज क्लेम्ड इन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फाइल्ड इन ईयर 2018 में, जो शैलेश गुप्ता जी की कोर्ट के अंदर इन्होंने सबमिट करा था। परंतु यही 2,822 रुपए का विवरण 2015 में डॉक्टर BS बनर्जी की आर्बिट्रेशन कोर्ट में नहीं है, जिसको हम ये दिखा सकते हैं।
ये पेज नंबर 232 पर 2822 रुपए ये दिखाए गए हैं, परंतु यही डॉक्टर BS बनर्जी की कोर्ट में पेज नंबर 197 पर कहीं पर भी इस 2822 रुपए का वर्णन नहीं है। इस प्रकार से फ्रॉडुलेंट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को दिखाकर डिप्टी रजिस्ट्रार की कोर्ट को धोखा दिया गया और इस धोखे को और फ्रॉड पे आधारित क्लेम पिटीशन पर पास करके ऑर्डर रेफर किया गया आर्बिट्रेशन कोर्ट में, जिसके लिए यह ऑर्डर अब गैर कानूनी ही माना जाए और इसको रद्द किया जाए। यह अपील बिल्कुल जेन्युइन है सर, और इस अपील में सभी महत्वपूर्ण त्रुटियों एवं विसंगतियों का उल्लेख किया गया। अतः माननीय न्यायाधीश महोदय से इस न्याय हित में इस अपील को अलाउ किया जाए और सेक्शन 70 में पास किए गए ऑर्डर को क्लेम पिटीशन को रद्द किया जाए। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।